खटीमा में तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने जिलाधिकारी के आदेश पर सीएससी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई सेंटर बंद मिले, जबकि कुछ सेंटर पंजीकृत पते से अलग जगह पर संचालित होते पाए गए। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने कहा कि गलत नाम पते और अस्थायी प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील में और शहर में अन्य जो सीएससी सेंटर है उनमें अनियमितता मिलने की जो आई है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 साल के जो जितने भी अस्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है, उसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। इसलिए आज शहर के बहुत से सेंटरों में और तहसील में जो अराई निवेश जो सीएससी सेंटर है उनका निरीक्षण किया गया। उनसे क्या गया, एक तो नंबर 1 बात यह है कि जिनकी आईडी जिस एड्रेस की हो वहीं से सीएससी का संचालन करें, अन्यथा लाइसेंस निरस्त करने के लिए उनको भेज दिया जाएगा। और दूसरे जो ये गड़बड़ी करते हैं कि एड्रेस में या नाम पते में, उसके लिए भी उनको सख्त निर्देशित किया गया कि यदि ऐसी कोई गलती पकड़ में आएगी तो सीएससी सेंटर निरस्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और जो भी गलत कार्य है उसके लिए मुकदमा दर्ज होगा। निर्देश किया गया। ये अभियान लगातार चलाएंगे और ये जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की 3 साल के है उसकी भी हम आईडी से सभी उनके जो दस्तावेज लगा रखे हैं उनकी जाँच कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई संदिग्धता पाई जाएगी तो संबंधित जो सीएससी सेंटर संचालक है और संबंधित व्यक्ति जिसके द्वारा ये गलत तथ्यों पे बनाए गए हैं उस पर कार्रवाई की। आज किसी सेंटर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अधिकतर सेंटर को या तो पता लग गया कि जांच आ रही है, वो सब बंद करके चले गए थे। परंतु फिर भी उनको निर्देशित किया गया कि अपनी आईडी हमें उपलब्ध कराए, जिससे कि हम ऑनलाइन देखें कि आपके द्वारा कितने 3 सालों में प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उसको हम जाँच की जा सके। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मसूरी आज भी उनके ऐतिहासिक दौरों और संवेदनशील निर्णयों को याद कर रहा है। बचपन में पिता पंडित नेहरू के साथ उनके मसूरी प्रवास से लेकर 1982 के अंतिम दौरे तक यह शहर उनके राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 1958 में मसूरी में पंचेन लामा से उनकी ऐतिहासिक वार्ता और 1963-64 में तिब्बतन होम्स फाउंडेशन की बैठकों में उनकी भागीदारी ने तिब्बती बच्चों की शिक्षा को नई दिशा दी। 1974 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी करने का निर्णय भी घोषित किया था। 1980 और 1982 के दौरों में उन्होंने मसूरी की हरियाली पर खतरा बनी चूना पत्थर खनन पर सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खनन बंद कराया। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मसूरी की प्रकृति और पहचान को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। निश्चित रूप से, क्योंकि मिसेज इंदिरा गांधी जो थी वो मोतीलाल जी के साथ 3 वर्ष की अवस्था से ही मसूरी में आ रही। जब वो 3 साल की थी तो वो सवाई होटल में 1920 में ठहरे थे अपनी माँ और अपनी नानी के साथ। तो तब से मसूरी से उनका आना था। वैसे जवाहरलाल जी तो आपको मालूम है बहुत पहले, उससे भी पहले से आ रहे थे, लेकिन 1920 में रिकॉर्डेड है। उन्होंने अपने घर में चिट्ठी लिखी है कि इंदू ठीक है। सवाई होटल से जो चिट्ठी लिखी है उनसे जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद अपनी दादाजी को लिखी थी। तो इस आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी का संबंध बस 3 साल की उम्र से मसूरी से जुड़ गया था। उसके बाद फिर देहरादून जेल में नेहरू जी रहे तो वो मसूरी में अक्सर रहा करती थी उन दिनों, और नेहरू जी उनको जो लेटर लिखते थे, वो बाद में जो एक किताब बनी है फादर्स लेटर टू डॉटर, वो भी यहीं ज़्यादातर उसमें जो लेटर्स मसूरी में आए नेहरू जी की तरफ से। और फिर वो मसूरी से तो बहुत उनका प्यार था। यहाँ जो उन दिनों नेटिव स्टेट के राजा थे, जैसे कसमंडा के हो गए या कपूरथला वाले हो गए, तो ये उनके फैमिली फ्रेंड भी थे। उनकी सखी मौसी यहाँ मिसिज़ वांचू रहा करती थी मसूरी में, और उनका आना जाना लगा ही रहा, बचपन से हमेशा ही लगा रहा है। और 1930 के लगभग तो वो मोतीलाल नेहरू जी के साथ आई थी मेरे फादर से मिलने, जब वो शी वॉज ओनली होंगी 10, 11, 8, 9 साल की थी। तो वो मोतीलाल जी उनको लेके आए थे मेरे फादर के पास। और फिर नेहरू जी जब आए तो भी आती रहती है। और फिर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ भी है 1956 में वो आई थी अपने फादर के साथ मसूरी में। यहाँ पे कोई मीटिंग हुई थी या पंचम लामा आए थे सवाई होटल में, तो उनको वेलकम करने आए थे या कोई डेलीगेशन आया हुआ था। फिर उसके बाद 60s में आई। फिर 60s के बाद जो टिबेटन फाउंडेशन का कोई यहाँ पे हुआ था, उसकी वो मेंबर थी, फाउंडर, वो जो यहाँ पे रिफ्यूजी हैं जो टिबेटन्स, उनके लिए प्रिंसेस एन भी आई थी उस टाइम। फिर 84 में फिर आई थी, 82 में आई थी पहले, 84 में नहीं, 80s में आई थी। तब तो वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी सब लोग आए थे, यहाँ कपूरथला पैलेस में रुके थे, क्योंकि जो प्रिंसेस सीता थी यहाँ पे, महाराजा कपूरथला से रिलेटेड जो प्रिंसेस सीता थी, जिनके बेटे अरुण सिंह वगैरह मिनिस्टर भी रहे हैं राहुल गांधी के कैबिनेट में, और नेहरू जी हुए तो उनके साथ रहते थे वो। तो उनकी प्रेरणा से वो जब आती थी मसूरी इंदिरा गांधी, तो वो हमेशा उनसे कंप्लेन करती थी
कि यहाँ पे मसूरी की जो सुंदरता है जो तुमने बचपन में देखी है ये धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से माइंस स्टोन की बहुत ज़्यादा माइंस हैं यहाँ पे, उसकी लाइम स्टोन की, तो बहुत ज़्यादा माल यहाँ से जा रहा था और पहाड़ों की सुंदरता ख़त्म हो रही थी, हरियाली ख़त्म हो रही थी, जिसको बचपन से इंदिरा गांधी ने खुद देखा था उसको, तो उन्होंने खुद महसूस किया इस बात को और उन्होंने पर्सनली उस बात को लेके और उसको फॉलो अप किया। फिर यहाँ पे मसूरी में राज्यसभा की एक टीम आई थी, श्यामलाल यादव उसके हेड थे, तो उन्होंने पूरा और स्टडी किया, थरली स्टडी किया कि कैसे माइन को धीरे धीरे बंद किया जाए, क्योंकि उससे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। वो बहुत महंगा पत्थर होता है जो लाइमस्टोन, मसूरी का इंडिया का टॉप लाइमस्टोन था। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अपनी कितनी बड़ी लॉबी होगी जो उसको किसी माइन को ऐसे बंद करना। लेकिन इंदिरा गांधी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उनको बचपन से मसूरी की सुंदरता से प्यार था, मसूरी में उन्होंने अपना काफ़ी समय बचपन में बिताया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर जैसे मैंने आपको बताया वो राज्यसभा की जो कमेटी आई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आधार पर फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने उनको माइंस को उनको फर्दर लाइसेंस देने बंद कर दिए, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते थे जो भी उनका, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 94 में आखिरी जो माइन थी वो बंद हो गई। तो मेरा कहने का यही मतलब कि इंदिरा गांधी विल पावर उसकी बहुत स्ट्रांग थी, जो उन्होंने डिसाइड करती थी, तभी उनको आयरन लेडी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बंद करूँगी, जबकि मैंने बाद में हम यहाँ सुनते थे कि माइन वाले काफ़ी गए वहाँ पे, कांग्रेस कमेटी वहाँ कहा कि हम इस देश उसके लिए डोनेट करना चाहते हैं कुछ जो अपनी माइन की इनकम से, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं नथिंग गोइंग, आप जाइए। और मैं तो इसको बिल्कुल नहीं चाहती कि, बल्कि एक बार आप मैं बताऊं, झोड़ी पानी के बाद अभी भी चूना खाला है वहाँ पे, उन माइनर्स ने इंदिरा गांधी, क्योंकि कभी बार हेलीकॉप्टर से आया करती थी, तो इंदिरा गांधी को ऐसे वो करने के लिए पहाड़ों को रंग पे हरा रंग लगा दिया था, जिससे इंदिरा गांधी ये सोचे कि मसूरी की हरियाली अभी थोड़ी बची हुई है, लेकिन वो तो पता लग जाता है हर चीज़ जो होती है। तो इस तरह से, और जैसे मैंने बताया कि इंदिरा गांधी मसूरी से बहुत ज़्यादा उनको प्यार था। सबसे बड़ी बात तो उनकी यही है कि उन्होंने ये जो माइन बंद कराई, और फिर प्रिंसेस सीता से उनकी बहुत दोस्ती थी, मिसिज़ वांचू उनकी सखी मौसी थी, इसलिए अभी आती रहती थी, और उनके बहुत यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत थे। और नेहरू की जो वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की सिस्टर थी, उनकी बच्चे यहाँ पे वुडस्टॉक में तीनों लड़कियाँ पढ़ती थी। और इंदिरा गांधी, मैंने कहा ना, उनका बहुत प्यार था मसूरी से, तो वो बिल्कुल अपना, कई बार उन्होंने बोला जब यहाँ आती थी जहाँ मिसिज़ वांचू रहती थी कि आई लव मसूरी लाइक माई मदर, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। नगर पंचायत लालकुआं में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने वर्तमान चेयरमैन सुरेंद्र लोटनी पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में चौहान ने कहा कि वह भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और नगर पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन परिणाम विपरीत आने के बाद से वर्तमान चेयरमैन व्यक्तिगत रंजिश के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पवन चौहान का आरोप है कि नगर पंचायत कर्मियों ने बीती रात उनकी किराए की दुकान के सामने मनमाने ढंग से पार्किंग बोर्ड लगा दिया, जिससे दुकान के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के संभ्रांत नागरिकों ने भी इसे दुर्भावनापूर्ण कदम माना है। पंचायत का जो अब तो चेयरमैन ही कहेंगे, वो भेदभावपूर्ण कार्य कर रहा है और ये अच्छी बातें नहीं है उनकी। उनको चाहिए कि क्यों, मैं बीजेपी का नेता हूँ, पूर्व चेयरमैन हूँ, मेरी पत्नी पूर्व चेयरमैन रही है, और मैं बीजेपी के लोगों को तो चुनाव लड़ाऊंगा, उनको मैं कैसे लड़ाता। इस दुर्भावना से वो मेरे साथ कभी कुछ, और आज मेरी जमीन में मेरा दरवाजा रोड की तरफ खुला है, वो किराए पे मैंने ले रखी दुकान, उस जमीन पर लाके रात में, छुट्टी के दिन, इतवार की आधी रात में आकर के और बोर्ड, पार्किंग का बोर्ड लगा जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इस तरह की असहनीय बातें हैं, जबकि सहभ्रांत लोग सब कल पहुंचे, सबने देखा, सबने बहुत बुराई की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भावना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और वो कुल मिलाकर के चौड़ाई उस जगह की 2.5 फीट है। जो सीढ़ियां बननी चाहिए, जो मेरे दरवाजे के आगे जो सीढ़ियां बनेगी, उसको लेकर के उसमें बोर्ड लगा दिया, और वो भी ठीक मेरे दरवाजे के आगे। मैंने माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत करी, पत्र बनाया है, तहसीलदार को हमने रिसीव करा लिया है, और सभी लोगों में रिसीव करा करके आऊंगा, और बाकायदा मैंने फिर मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा इस बात की। जनपद मुख्यालय पौड़ी में आगामी शरदोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। डीएम ने सभी विभागों को पारस्परिक समन्वय के साथ प्रभावी कार्य योजना बनाने और आयोजन को सुरक्षित व आकर्षक रूप देने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने कहा कि शरदोत्सव 20 से 23 नवंबर तक और फुटबॉल प्रतियोगिता 18 नवंबर से शुरू होगी। इस दौरान विंटर लाइन इवेंट,
प्रदर्शनी, झांकियां, खेलकूद, पेंटिंग, वाद विवाद, क्विज, मैराथन, साइकिलिंग, रंगोली, मेहंदी और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कई आकर्षक आयोजन किए जाएंगे। ईओ नगर पालिका गायत्री बिष्ट ने कहा कि शरदोत्सव पौड़ी की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर है और तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी विभागों को सजावट, सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई और जन सहभागिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि शरदोत्सव पौड़ी की सांस्कृतिक व पर्यटन क्षमता को प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सके। ये हमारे पौड़ी में शरदोत्सव आयोजन होना है 20 से लेकर के 23 नवंबर तक। तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक आहूत की गई थी। इसमें मेले में जितने भी प्रोग्राम्स होना है उसमें हमारे जितने भी विभागों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है उन सभी विभागों को बुलाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं जैसे रंगोली प्रतियोगिता, बेबी शो प्रतियोगिता, पेंटिंग, तो इन सब के बारे में चर्चा हुई। मैम द्वारा यही निर्देश दिए गए हैं कि इस मेले को सफल बनाने में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसमें उनका पूरा सहयोग रहेगा और अदर विभागों को भी उन्होंने इस चीज़ के लिए आदेशित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, सबके लिए अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं, वो बता दिया जाएगा बाद में। यहाँ पे नगर पालिका पौड़ी द्वारा 20 नवंबर से शरदोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके के क्रम में सभी के साथ समन्वय और सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों और जो हमारी आम जनता भी है उनके सबके बीच में समन्वय बैठक अभी की गई कि और उसमें यही डिसाइड हुआ कि मेन रूपरेखा क्या है उसका भी उन्होंने डिटेल सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी आए कई लोगों के द्वारा। तो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसे सुनिश्चित हो सके बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और हमारे जो व्यापारिक संगठन है इस पर भी चर्चा की गई है। तो इसका रूपरेखा फाइनल हो चुका है और इसमें जो भी आवश्यक सहयोग होंगे सभी विभागों को वो भी प्रोवाइड करने के लिए बता दिया गया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी के सहयोग से ये अच्छे ढंग से संपन्न होगा। आज शरदोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे सभी सम्मानित नागरिकगणों के विभागों की बैठक ली, जिसमें कि उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ कि कब उद्घाटन होगा, कितने इवेंट्स होंगे, किस किस तरह से होगा। और बाकी भी सारी प्रक्रिया उन्होंने समझाई कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी है, किस विभाग का कहाँ पे मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में वार्ता हुई। जी, यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उनका पूरा प्रतिभाग रहेगा। लोक नृत्यों में मार्च पास्ट, झांकी और भी विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, मेहंदी, रंगोली, कई तरह के आयोजन हैं। सभी में इस शैक्षणिक संस्थाओं का और ओपन जितने भी नागरिक हमारे पौड़ी के हैं वो सब आमंत्रित हैं कि इस उत्सव में भाग लें और अपना प्रतिभाग करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।